Hello students of class 10, welcome back in my class once again. पिछले वीडियो में हिस्ट्री की क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे भारत के डिफरेंट कम्युनिटीज ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के प्रति अपनी रेस्पॉन्स को दिखाया. द रेस्पॉन्स among the different communities in India towards civil disobedience movement. Now, today I'll present before you the limits on civil disobedience movement. That means, no doubt, civil disobedience movement was the largest mass movement in India ever before 1930. But being the largest event, there were some social groups in India present at that time also which did not participate wholeheartedly, or even they had negligible response towards this movement. Who were these communities? आज हम उसके बारे में चर्चा करते हैं. Limits of civil disobedience movement. Many social groups, due to their own reasons, there are some personal reservations. So many social groups, due to their personal reasons, did not participate in the civil disobedience movement. And among those, the communities which were important were Dalits, who were in society, lived in form of untouchables. And Gandhiji had given a special name to these untouchables, Harijans. And the second community was Muslims. First we take Harijans, untouchables or Dalit. We know about Dalits' response during the civil disobedience movement. From 1930s, untouchables in Hindu society were to be called Dalits, who have been oppressed for centuries in Hindus by so-called Hindu class, which were higher class in Hindus. यानी कि 1930 में इन अनटचेबल्स को, जो सदियों से, पिछले काफी समय से अछूतों की तरह समाज में गिने जाते थे, उनके साथ अछूत का व्यवहार किया जाता था. अब इनको एक नए ग्रुप के रूप में पहचाना जाने लगा था. इन्हें दलित नाम दिया गया था. और ये दलित सैकड़ों वर्षों से भारतीय समाज के वैसे लोग थे जो तथाकथित हिंदुओं में जो ऊंचे वर्ग के लोग थे, उनके द्वारा इनको तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता रहा था. इस समय भी वो इसी का शिकार थे. That's why to make the Dalits an integral part of the Hindu society, on part of Gandhi's effort, first he given a special name Harijan. गांधी जी जो उस समय नेशनल लीडर थे, उनकी मान्यता हो चुकी थी, सर्वमान्य थे, और भारत के हर क्षेत्र में एक नेशनल लीडर के रूप में उनको काफी हाई रेपुटेशन प्राप्त था समाज के हर वर्ग में. इन्होंने इन दलित्स और अनटचेबल्स को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, ताकि राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम जो चल रहा था और आगे भी जिसकी अपेक्षा थी, उसमें इनके ताकत का, इनके सहयोग का भरपूर इस्तेमाल किया जा सके. इसलिए सबसे पहले गांधी जी गेव अनदर नेम टू दिस क्लास. इस क्लास को, जिसे अछूत माना जाता था, नीचा समझा जाता था, निम्न कोटि का समझा जाता था, एक स्पेशल नेम दिया हरिजन, यानी कि द चिल्ड्रन ऑफ गॉड. एक अच्छा, एक डिग्निफाइड नाम दिया गया. और गांधी जी इसके अलावा, सिंस ही वांटेड टू कीप हरिजन्स इंटैक्ट विथ हिंदू सोसाइटी, टू एक्सटेंड यूनिटी इनटू द सोसाइटी, due to his belief that without support of Harijan, Swaraj would not be possible,
इन इंडिया, भारत में बिना इन हरिजनों के सहयोग, जो कि एक बहुत बड़ा वर्ग, इनकी काफी अच्छी संख्या थी, इसलिए गांधी जी का यह मानना या सोचना शायद तर्कसंगत ही था बहुत अधिक तक, कि समाज के इस तबके का जब तक सहयोग नहीं लिया जाएगा तब तक भारत में स्वराज प्राप्त करने की संभावना न के बराबर है, इसे प्राप्त करना संभव नहीं है। सो at first he dignified the work of the Harijans, दलित्स, यानी पहले तो एक नाम दिया उनको, एक अच्छा खासा नाम जो कि सम्मानित नाम था। पहले जो ये अछूत थे, दलित कहलाते थे, उससे भी एक सुंदर और सुसंस्कृत नेम दिया। साथ ही साथ जो भी काम ये अछूत लोग भारत के विभिन्न भागों में करते थे, उनसे अपनी साम्यता दिखाने के लिए गांधी जी ने उनके काम को ही डिग्निफाइड कर दिया, यानी उनके काम को अच्छा खासा रेपुटेशन दे दिया, सम्मानित किया। और ऐसा सिर्फ है ना बोलकर ही नहीं किया, बल्कि उनके कार्यों को उनके साथ ही मिलकर विभिन्न क्षेत्रों में जन आंदोलन के रूप में उसने भाग लेकर किया। सो एट फर्स्ट ही डिग्निफाइड द वर्क्स ऑफ दलित। साफ सफाई करना, लैट्रिन साफ करना, ये सब जो उनके परंपरागत काम थे, गांधी जी ने खुद ये काम उन लोगों के साथ मिलकर किया, उनसे अपनी एकरूपता को प्रदर्शित करने के लिए, ये बताने के लिए कि हम तुम्हारे हैं और तुम हमारे हैं, तुम भी हमारे ही तरह हो। साथ ही साथ ऑर्गेनाइज सत्याग्रह ऑन मेनी प्लेसेज फॉर द एंट्री ऑफ हरिजन्स इन टेम्पल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेज। इन हरिजनों को जो पहले अछूत कहलाते थे, अस्पृश्य माने जाते थे, सार्वजनिक स्थानों पर उनके आने में मनाही थी, लोग उनसे घृणा करते थे, दूर भागते थे, और मंदिर इत्यादि स्थानों में तो इनका प्रवेश निषिद्ध था, सर्वथा वर्जित था। इसलिए इन सारे स्थानों में, मंदिरों समेत, इनके प्रवेश को सुनिश्चित करने के लिए, ताकि समाज की स्वीकृति मिल सके, और समाज की स्वीकृति के साथ ही इन हरिजनों को जब इन स्थानों में प्रवेश मिल जाएगा तब निश्चित तौर पे वे समाज के अंग बन जाएंगे। गांधी जी के विचार से ऐसा होना लगभग सुनिश्चित था, इसलिए उसने अपने स्तर से प्रयास किया। एंड कई अवसरों पर विभिन्न भागों में जाकर उसने सत्याग्रह यानी लोगों का सहयोग लेकर इस प्रकार आंदोलन का रूप वहां दिया स्थानीय स्तर पर, और सार्वजनिक स्थानों में इन हरिजनों को प्रवेश दिलाया, चाहे वो मंदिर हो या कोई विद्यालय हो, तालाब हो, पोखरे हो, नदी का किनारा हो, इन सारे स्थानों पर जो सार्वजनिक स्थल थे। दलित लीडर इसी समय इनके पैरेलल जो चल रहा था, जो कि अंग्रेज, एक और यहाँ नेशनल मूवमेंट चल रहा था जिसमें राष्ट्रवाद के प्रसार के साथ ही लोगों के बीच में यूनिटी बढ़ रही थी, समाज का हर तबका इस आंदोलनों से जुड़ रहा था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट भी हमेशा इस फिराक में थी कि कैसे इस समाज में, भारतीय समाज में जो एकता बढ़ रही है उसको तोड़ा जाए, और उसके लिए हर तरह के हथकंडे अपनाया जाए। अब फलस्वरूप जो उनकी नीति थी डिवाइड एंड रूल, इसी के तहत उन्होंने अपना काम जारी रखा था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो उस समय जो दलित लीडर के रूप में उभरते हुए दलित लीडर के रूप में थे, जेनियस थे निश्चित तौर पे, उसने इन हरिजनों के लिए, इन दलित लोगों के लिए राजनीतिक जो है अधिकार की मांग की, राजनीतिक अधिकारों में जो है सहभागिता, उनको जो है उचित स्थान मिले, और इसके लिए उसने स्पेशली जो है एक जो है सार्वजनिक मंच देने के लिए, एक सामाजिक और राजनीतिक मंच देने के लिए एक एसोसिएशन की स्थापना की, जिसे 1930 में जो स्थापना की डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन कहा जाता है। इस एसोसिएशन के तहत अंबेडकर ने इन दलितों को यूनाइटेड किया, इनके डिमांड्स को डिफरेंट फोरम्स में उठाया, और इनकी बेहतरी के लिए हर संभव प्रयास अपने स्तर से किया। He also demanded separate electorate for Dalits, जैसे मुस्लिम लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग न सिर्फ की गई थी, बल्कि उसे प्रदान भी कर दिए, सुनिश्चित भी कर दिया गया था पार्लियामेंट्री रिफॉर्म में,
उनको ये मिल भी गया था। तो वैसे ही उसी प्रकार से उसी के पैरेलल बी आर अम्बेडकर ने इन दलितों के लिए भी, इन हरिजनों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की। और ये मांग उसने उस समय उठाई विशेष तौर पे जब गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए लंदन में गए थे। क्योंकि वहां वार्ता बेनतीजा रही थी, गांधी जी भी एम्प्टी हैंडेड आए, अंबेडकर भी आए, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ ही समय के बाद रमजे मैकडोनल्ड ने 1932 में, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, कम्युनल अवार्ड की घोषणा की, जिसमें इन दलितों के सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड को मान लिया गया, जिसका गांधी जी ने भारी विरोध किया और वे फास्ट अनटू डेथ पर बैठ गए पूना में। बी आर अम्बेडकर निश्चित तौर पे एक पैरेलल जो है आंदोलन दलितों के उद्धार के लिए, दलितों की बेहतरी के लिए लड़ रहे थे, उसको आगे बढ़ा रहे थे। फिर भी वे गांधी जी के महत्व को, उनके विशाल व्यक्तित्व को और उसके महत्व को खूब अच्छी तरह समझते थे। यही कारण है कि पूना में जाकर उसने गांधी जी के सामने जो गांधी जी का प्रस्ताव था उसके कुछ बिंदुओं पर सहमत होते हुए अंत में सेपरेट इलेक्टोरेट की जो डिमांड थी उसको विड्रॉ कर लिया। और गांधी और अंबेडकर दोनों इस बात पे सहमत हो गए कि विद इन हिंदू कम्युनिटी हरिजन या सो कॉल्ड डिप्रेस्ड क्लास के लोगों को इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन असेंबली में रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा जो रिजर्वेशन के फॉर्म में होगा। इस तरह से जो अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, जिसके तहत मुस्लिम लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट देकर के उसने हिंदू समाज से, या कह सकते कि भारतीय समाज को दो भागों में बांटने का षड्यंत्र किया था। एक बार फिर से जो 1932 में मैकडोनल्ड ने फिर इसी रूप में प्रयास किया था, उसके प्रयास को ये असफल किया गया और डिप्रेस्ड क्लास सो कॉल्ड हरिजन्स को हिंदू समाज का एक इंटीग्रल पार्ट बनाए रखने में गांधी जी को सफलता मिली। That's why in 1932 in Pune Pact, Gandhi ji agreed with Ambedkar to provide reservation in assembly, यानी कि असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जो भी हो, सेंट्रल में हो या प्रोविंशियल लेवल पर हो, हर जगह उनके पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। और यही चीज़ जो है जब हमारा देश आज़ाद होता है तो उनको रिजर्वेशन का जो प्रावधान है हरिजनों के लिए या आदिवासियों के लिए वो इसी के अनुरूप है। और इस पूना पैक्ट के जो अंतर्निहित तथ्य हैं, उसमें जो फैक्ट्स हैं, उसकी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप ही इन्हें आज तक रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और एक समाज में एकता बनाए रखने का सद प्रयास था। गांधी जी की जो इच्छा थी वह आज भी फलीभूत है। इसके अलावा नाउ वी विल सी द सेकेंड लार्जेस्ट सोशल ग्रुप इन इंडिया which did not participate in civil disobedience movement 1930. It was Muslims. The second largest social group in India which maintained a distance from civil disobedience movement was Muslims. Although these Muslims were active participants during non-cooperation movement of 1920 and before that during the Khilafat movement, even Congress had also given support to these Muslim leaders and the Muslims for their cause to restore caliphate. But after some time, when caliphate was abolished in Turkey, Muslim leaders and the Muslims really sideline themselves from any of the national movement. जैसा कि हम जानते हैं earlier Muslim leaders had joined hands with Congress during Khilafat movement, but when Gandhi
started non-cooperation movement. Muslim leaders also given its maximum support to non-cooperation movement. But unfortunately, Caliphate was abolished in Turkey itself. This movement had lost its meaning. That means now in India, Khilafat movement and its continuance were not left meaningful. So it was stopped. And stopping this Khilafat movement not only taken aback the support to the Congress in any further national movement, but also the larger social group Hindus came on target to these Muslim groups because of the reasons, some reasons and some unfortunate incidents taken place during this time. Even during the non-cooperation movement, there was the Mopla rebellion in Kerala, which had really caused distrust and widened the gap between Hindus and Muslims. And after that, several riots were taken place in different parts of the country. But when Hindu Mahasabha was established in 1925, the gap, distrust and suspicion among both the community, Hindus and Muslims, were increased very much. Rising influence of Hindu Mahasabha and its increasing closeness with Congress also took Muslims away from the Congress. कांग्रेस को जो कुछ सपोर्ट उसके कुछ वर्ग करते भी थे, धीरे धीरे उनका सपोर्ट जो है घटता गया। बहुत कम लोग जो है कांग्रेस में रह गए, जो नेशनल स्ट्रीम यानी नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल के साथ रहे। गांधी जी के नेतृत्व में उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में अपने आप को बनाए रखा, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम के बीच ये डिफरेंस, ये गैप बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण राइट्स वे आर नाउ अ कॉमन सीन इन इंडिया. It took place on several places very much frequently. In meantime, many incidents of riots between Hindus and Muslims took place, which had increased the hatred between both the communities, Hindus and Muslims. इसके साथ ही साथ क्या था, रिप्रेजेंटेशन अपना एक अलग सा मुद्दा था. पॉलिटिकल माइलेज मुस्लिम लोग भी लेना चाहते थे, हिंदू लीडर्स भी थे, इनकी महत्वाकांक्षा थी, इनका भी एम्बिशन था, इनके बीच टकराव स्वाभाविक था. कुछ जो है नेशनल स्पिरिट से भरे हुए लोग थे, वो नेशनल परिदृश्य को अलग ढंग से देखते थे, पैट्रियोटिज्म के हिसाब से, नेशनलिज्म के हिसाब से देखते थे, जो खास करके कांग्रेस के मुख्य लीडर थे. इसके कारण इशू ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन फ्यूचर लेजिस्लेचर्स आल्सो वाइडेंड द गैप इन द ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस इन 1928 में जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ, खास करके रिप्रेजेंटेशन किस कम्युनिटी को कितना मिले भारतीय राज व्यवस्था में, जो ब्रिटिश राज के तहत था, उसमें यूँ तो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म के समय से ही मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविजन था और उसका वो लाभ ले रहे थे. लेकिन कुछ लोगों ने जब इसको ऑब्जेक्ट किया मीटिंग में, तो कुछ मुस्लिम लीडर्स इस पर एग्री थे कि हम इसे समाप्त कर देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें रिजर्वेशन चाहिए. और रिजर्वेशन भी इस प्रकार से कि जहां हमारा जो है बहुमत है, यानी जिस प्रोविंस में हमारा बहुमत है, वहां हमारे अपने रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉपुलेशन के हिसाब से हमें सीट मिले. लेकिन उन स्थानों में जहां वो माइनॉरिटी में है, वहां भी उनको जो है रिप्रेजेंटेशन जो है, हालांकि पॉपुलेशन के आधार पर नहीं मिले, बल्कि कम्युनिटी बेस के आधार पर मिले. और इस डिमांड को हिंदू महासभा ने रिजेक्ट कर दिया. That's why the effort to bring both the communities on same platform
and integrate themselves, unite themselves, was once again failed. So, issue of representation in future legislature also widened the gap when in all party conference in 1928, Hindu Mahasabha rejected the demand of Muslim League related to separate electorate. And in such situation of confusion, distrust and suspicion between both Hindu and Muslim communities made the condition worse, and due to that, generally Muslims kept themselves aside, away from the civil disobedience movement. इस तरह से मुस्लिम लोग प्रत्यक्षदर्शी भी न रहे, बिल्कुल मूक दर्शक के रूप में सिविल डिसोबीडियंस के दरमियान किनारे रहे, पार्टिसिपेट नहीं किया। बहुत कम लोगों ने, जो वास्तव में कांग्रेस से अभिन्न रूप से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने ही सिर्फ इस आंदोलन में भाग लिया, जो बहुत थोड़े से लोग थे। और इसे सीमांत पर जो है, सीमांत जो प्रदेश था उसमें फ्रंटियर गांधी ने इसमें पार्टिसिपेट किया, नो डाउट। लेकिन और बाकी देश के अन्य भागों में जहां मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में थे, उनका सहयोग इस आंदोलन में न के बराबर रहा, क्योंकि इन देयर ओपिनियन इन फ्यूचर देयर वुड बी हिंदू डोमिनेंस ऑन इंडियन पॉलिटी ड्यू टू देयर लार्जर पॉपुलेशन। क्योंकि प्रजातंत्र संख्या का खेल है, और इसमें वो यानी कि मुस्लिम लीडर्स इस बात को समझते भी थे और अपने फॉलोअर्स को समझाने में कामयाब रहे कि फर्दर अगर हम दोनों साथ रहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हमें इंडिपेंडेंस मिलता, भारत आज़ाद होता है, तो इस आज़ाद भारत में हिंदू लोग चूंकि बहुसंख्या में, उनकी संख्या ज़्यादा है, इसलिए सत्ता पर अधिकार, सत्ता पर वर्चस्व जो है हिंदुओं का होगा, और शायद मुसलमान जो चूंकि संख्या में असमान जो है सोशल ग्रुप है, इसलिए इनको दरकिनार कर दिए जाने की संभावना है। इसी भय के कारण और कुछ आपसी वैमनस्यता जो उस समय थी हिंदू और मुसलमानों के बीच, तो राष्ट्रीय आंदोलन में मुस्लिम कम्युनिटी लगभग अपने आप को दूर ही रखे, परे ही रहे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आगे आने वाले वीडियो में फिर मैं इस चैप्टर से संबंधित और दूसरे पार्ट आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।